नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वक्रोक्ति संप्रदाय यानी वक्रोक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने वक्रोक्ति के संदर्भ में क्या कहा है और वीडियो के अंत में हम लोग वक्रोक्ति के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्रोक्ति दो शब्द वक्र और उक्ति से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी वक्रोक्ति का आशय हुआ ऐसा कथन जो अपने आप में टेढ़ा हो यानी सामान्य से अलग हो, जिसमें लक्षणा शक्ति की प्रधानता हो, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं, यानी आचार्य कुंतक ने ही वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आपको इसे ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। इनके अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य कुंतक का प्रसिद्ध कथन है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आपको इसे ध्यान में रखना है श्लोक को। अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन या प्राण है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसने वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा माना है, तो आचार्य कुंतक ने माना है और उनका प्रसिद्ध कथन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार और काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, जिससे सहृदयों का हृदय आह्लाद से भर जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वक्रोक्ति जो है कविता का मूल है, इसी से लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न होता है, इसी से कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है और इसी से पाठक के हृदय जो है रसानुभूति से भर जाता है, इसी से पाठक का हृदय द्रवित होता है। उन्होंने वक्रोक्ति के संदर्भ में लिखा है, यानी आचार्य कुंतक ने लिखा है, वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्यम भंगी भणित रुच्यते, यानी नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। यानी ऐसा कथन जिसमें विचित्रता हो वही वक्रोक्ति कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कुंतक के पूर्ववर्ती आचार्यों की दृष्टि में वक्रोक्ति किस प्रकार था। हमने ये देखा कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, लेकिन कुंतक से पूर्व भी वक्रोक्ति के बारे में चर्चा हो रही थी। हम उसी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कुंतक से पूर्व वक्रोक्ति को किस रूप में देखा जा रहा था। पहला नाम है आचार्य भामह का। आचार्य भामह ने सर्वप्रथम वक्रोक्ति का विवेचन किया और इन्होंने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना, यानी वक्रोक्ति का आशय इन्होंने अतिशयोक्ति माना और इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। यानी भामह ने जो है वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल मानते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है, तो आचार्य भामह ने माना है और सबसे पहले इन्होंने ही वक्रोक्ति का विवेचन किया है। इन्होंने लिखा है, सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति रना आर्थो विभाष्यते यत्नो अस्याम कविता कार्य कोलंकारो नया बिना, यानी कविता जो है वक्रोक्ति के बिना संभव नहीं है। यानी अलंकार में वक्रोक्ति जो है होगा ही होगा। संपूर्ण अलंकारों का मूल है वक्रोक्ति। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम दंडी का है। दंडी भी वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति मानते हैं, यानी भामह ने भी वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति माना था और दंडी भी वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति मानते हैं, किंतु वे इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते हैं। भामह ने क्या माना था कि वक्रोक्ति जो है सभी अलंकारों का मूल है, लेकिन दंडी ऐसा नहीं मानते हैं। दंडी जो है वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति के अलावा सभी अलंकारों का पर्याय मानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति के अलावा सभी अलंकारों का पर्याय माना है, तो आचार्य दंडी ने माना है। अगला नाम है वामन। वामन ने वक्रोक्ति को सादृश्य लक्षणा माना है, यानी वक्रोक्ति जो है वो सादृश्य लक्षणा है। लक्षणा का एक प्रकार होता है सादृश्य लक्षणा। जब हम लोग शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे तो उसको हम विस्तार से बताएंगे कि सादृश्य लक्षणा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी में वक्रोक्ति का निरूपण किस रूप में हुआ है। पहला नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनके अनुसार वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। यानी
जिस प्रकार से आचार्य कुंतक ने वक्रता को काव्य का प्राण माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी वक्रता को काव्य का प्राण नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वक्रोक्ति जो है वो कविता का बाह्य व्यक्तित्व होता है, उसका प्राण नहीं होता है। दूसरा नाम है शुक्ल जी। शुक्ल जी के अनुसार क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत, और शुक्ल जी का मानना है कि जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है वह भारतीय वक्रोक्ति संप्रदाय का विलायती उत्थान है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति संप्रदाय का विलायती उत्थान माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानना है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं और वक्रोक्ति के प्रकार को देखते हैं कि वक्रोक्ति कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद किए हैं। हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। पहला है पद पूर्वार्ध वक्रता। जहां पद के पूर्व भाग में वक्रता हो वहां पद पूर्वार्ध वक्रता होती है। जैसे, यानी हम उदाहरण देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक चौपाई का एक पंक्ति लिखा है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू। और हमने क्या कहा कि पद के पूर्व भाग में वक्रता होगी, वहां पर पद पूर्वार्ध वक्रता होगी। पद का पूर्व भाग क्या है? मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। वक्रता कहाँ है? सीता कह रही हैं कि मैं सुकुमार, यानी मैं कोमल हूं, और नाथ क्या है? वन के योग्य हैं। सामान्य रूप से कथन से ऐसा अर्थ ध्वनित होता है, लेकिन इसमें वक्रोक्ति है, कथन में टेढ़ापन है, इसलिए सीता यह नहीं कह रही हैं, बल्कि सीता यह कह रही हैं कि मैं सुकुमार हूं तो नाथ वन के योग्य कैसे हो सकते हैं? वो भी तो राजकुमार हैं, वो भी तो हमारे जैसे कोमल ही होंगे। यानी पद के पूर्व भाग में वक्रता है, इसलिए यहाँ पर पद पूर्वार्ध वक्रता हो जाएगा। दूसरा है, यानी वक्रता का दूसरा प्रकार, वक्रोक्ति का दूसरा प्रकार है वर्ण विन्यास वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता, जहां एक या दो से अधिक वर्णों को थोड़े थोड़े अंतर से वैचित्र्यपूर्ण विन्यास में रखा गया हो, वहां वर्ण विन्यास वक्रता होती है। यानी वर्ण विन्यास वक्रता जो होती है वर्ण पर आधारित होती है, अक्षर पर आधारित होती है। यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण यहाँ पर है, च वर्ण यहाँ पर है, च वर्ण यहाँ पर है और यहाँ पर है। यानी च वर्ण जो इसमें है वही जो यहाँ पर वर्ण विन्यास वक्रता उत्पन्न कर रहा है। अनुप्रास अलंकार वर्ण विन्यास वक्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है वर्णों पर ही आधारित होता है। जब एक वर्ण कई बार आते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, और वहीं पर जो है वर्ण विन्यास वक्रता भी होता है। आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति का तीसरा प्रकार है पद परार्ध वक्रता। जहां पद के उत्तर भाग में वक्रता हो वहां पद परार्ध वक्रता होता है। आचार्य कुंतक ने इसके 6 उपभेद किए हैं। हम इन 6 का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें केवल ये जानना है कि पद परार्ध वक्रता क्या होता है। जहां पद के उत्तर भाग में, बाद वाले भाग में वक्रता होता है, वहां पर पद परार्ध वक्रता होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें देन कहें नट जाए। यहाँ पद का जो परार्ध यानी उत्तर भाग है वो दूसरा लाइन है, सौह करें भौहन हंसें देन कहें नट जाए। यानी गोपियों ने क्या किया है? कृष्ण की मुरली जो है छुपा लिया है। किसके कारण? वतरस के लालच के कारण, कि कृष्ण हमसे बात करेंगे, मुरली को मांगेंगे। क्या कर रहे हैं? सौह करें, यानी कसम खा रही हैं। भौहन हंसें देने के लिए कह रही हैं, फिर मुकर जा रही हैं, नहीं दे रही हैं। यानी कृष्ण की मुरली छिपाने वाली गोपियों की प्रत्येक क्रिया में एक प्रकार की स्वाभाविक वक्रता है, और यहाँ जो वक्रता है वो पद के उत्तर भाग में है, बाद वाले भाग में है, तो यहाँ पर पद परार्ध वक्रता होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार है वाक्य वक्रता। जहां संपूर्ण वाक्य में कोई चमत्कार हो वहां वाक्य वक्रता होता है। वाक्य वक्रता के 2 भेद हैं, सहजा और आहार्या। यानी जहां संपूर्ण वाक्य में कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहां पर वाक्य वक्रता होता है, क्योंकि पूरा का पूरा वाक्य जो होता है वो उसी में वक्रता पाया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कमानी के श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। घिर रहे थे घुंघराले बाल,
अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यानी पूरे के पूरे वाक्य में यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वाक्य वक्रता होगा। आगे बढ़ते हैं। वक्रता का 5वां प्रकार है प्रकरण वक्रता। प्रकरण का अर्थ होता है प्रसंग, यानी एक जो ग्रंथ होता है, प्रबंध होता है, उसमें कई छोटे छोटे अंश होते हैं, उसी एक अंश को प्रसंग या प्रकरण कहते हैं। प्रबंध के एक अंश या एक प्रसंग को प्रकरण कहते हैं। प्रकरणों के रसमय, भव्य और मौलिक होने पर प्रबंध काव्य की महत्ता बढ़ती है। यानी जब एक किसी विशेष प्रकरण में वक्रता होता है तो उसी को प्रकरण वक्रता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वक्रता का 6ठा प्रकार है प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति के सभी प्रकारों में प्रबंध वक्रता सर्वाधिक विशिष्ट है। यानी प्रबंध वक्रता जो होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे काव्य में, पूरे के पूरे कविता में वक्रता उत्पन्न करता है। काव्य में वक्रता हो वहां प्रबंध वक्रता होता है। यानी जब शैली में और संपूर्ण काव्य में वक्रता हो तो वहीं पर जो है प्रबंध वक्रता होता है। यानी प्रबंध वक्रता वहां होगा जब पूरे कविता में वक्रता होगा। काव्य का कोई अंश ऐसा नहीं होगा जहां वक्रता नहीं होगा, तभी वहां पर प्रबंध वक्रता होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि वक्रता क्या होता है, वक्रोक्ति क्या होता है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और विभिन्न आचार्यों ने वक्रोक्ति के बारे में क्या क्या कहा है और वक्रोक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।